Good evening, everyone. This is day 2 of our video lecture series of class 12th accountancy. लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो यहाँ पे ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड नहीं की थी, आज मैं इसे कर दूंगी। यहाँ पे सारी वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे हम कवर करने जा रहे हैं। टोटल 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया था हमने फर्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट अब जो है आज से हम एक एक टॉपिक को लेके स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज थ्योरी। पार्टनरशिप की थ्योरी में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन लर्न करनी है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है, तो पार्टनरशिप गवर्न होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। वो डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बोल्ड लेटर्स में मैंने मार्क किया हुआ है पार्टनरशिप की डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन को आपको एज इट इज़ लर्न करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ, बहुत से बच्चों को मीनिंग और डेफिनेशन में डिस्टिंक्शन नहीं मालूम होता है, डिफरेंसेस नहीं मालूम होते हैं। मीनिंग कहने का मतलब है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं, तो मीनिंग आप अपने सेंटेंसेस में फॉर्म कर सकते हैं। मीनिंग को आप अपनी लैंग्वेज में, अपने स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है पार्टनरशिप के डेफिनेशन को और वो एज पर लॉ अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर आपको एग्जैक्टली स्टैट्यूट की डेफिनेशन देनी है, जैसा किसी नोटिफिकेशन, सर्कुलर या फिर किसी एक्ट में गिवन है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की ये डेफिनेशन गिवन है, आपको इसी डेफिनेशन को लर्न करना है। नेक्स्ट आते हैं मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में यहाँ पे मैंने कुछ मेन पॉइंट्स रखे हैं, ये आपको लर्न करने हैं। तो क्या होता है पार्टनरशिप, सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रिक्वायर हैं ही। 2 से कम में तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 पार्टनर से अगर 2 मेंबर से कम लोग हैं तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो सिंगल ओनर में तो पार्टनरशिप होगी ही नहीं। फिर यहाँ पे एक बात और है कि पार्टनर्स हम किनको नहीं बना सकते, ये बातें बच्चों को नहीं पता होती हैं। एक्चुअली ये बात जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में गिवन भी नहीं है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप जब बीकॉम करेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा लॉ, वहाँ पे आप कुछ एक्ट को पढ़ेंगे। तो उनमें से एक एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें 3 लोगों की बात कही गई है, जो ये 3 लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते, क्योंकि इन तीनों लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज होती हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट होता है, तो ये पार्टी नहीं बन सकते। वो 3 लोग कौन है, माइनर, और फिर सेकंड कौन है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये अनसाउंड माइंड कौन होते हैं, मतलब जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, पागल वागल टाइप में। एंड थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब ये है कि कानून जिन लोगों पे प्रतिबंध लगा देता है कि आप इनको एज अ पार्टनर आप इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्हें बार किया गया है, तो पार्टनरशिप से क्या लेना देना है। तो पार्टनरशिप में आप एक रिटन एग्रीमेंट बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। रिटन एग्रीमेंट क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक तरीके का वो कॉन्ट्रैक्ट है। और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है कि पार्टनर्स ये लोग हो ही नहीं सकते पार्टी, तो फिर आप इनको पार्टनर कैसे बना सकते हैं। बाकी के पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा कि और क्या होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि 2 लोगों के बीच में जो टर्म्स और कंडीशंस डिसाइडेड होते हैं। एग्रीमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे 2 लोगों ने बातचीत की, कुछ टर्म्स डिसाइड किए कि हमारे बीच में ऐसा 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 होगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको वो वर्बली रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं और ऑन द स्टैम्प पेपर उसको रिटन फॉर्म में भी कंपाइल करवा सकते हैं। तो एग्रीमेंट रूल ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स को ही एग्रीमेंट समझा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं सही कर दूंगी। प्रॉफिट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी एरर है। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, सबसे बड़ी बात की पार्टनरशिप करनी क्यों है, तो एक बिजनेस करने के लिए करना है। पार्टनरशिप का मकसद ही यही होता है कि एक बिजनेस होता है, और बिजनेस का तो मकसद ही है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, आप एनजीओ के लिए नहीं पार्टनरशिप करते, आप किसी क्या कहते हैं वेलफेयर प्रोग्राम के लिए नहीं पार्टनरशिप करते। वहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए।
नेक्स्ट इज शेयरिंग होती है पार्टनर्स के बीच में, अब वो चाहे लॉस की हो, चाहे प्रॉफिट की हो, चाहे इन द इवेंट ऑफ जो कहते हैं शॉर्टफॉल्स होता है तो कंट्रीब्यूशन की हो, कैसे भी हो शेयरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में कैसा रिलेशनशिप होता है इसको बताया गया है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। यहीं से एक बात और निकल के आती है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप कैसे होती है, जैसे कि सपोज दैट पर्सन ए है और पर्सन बी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे सपोज दैट कि दो पर्सन हैं ए और बी। बी ए के बिहाफ में कोई वर्क करता है। अगर बी ए के बिहाफ में कोई वर्क करता है तो हम कहेंगे ए जो है वो प्रिंसिपल है और बी इसका एजेंट है। अगर बी ए के बिहाफ में कोई वर्क सी के लिए परफॉर्म करता है, अगर सी के लिए कोई वर्क परफॉर्म करता है बी, तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है वो ए का एजेंट है। इसका मतलब बी ने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट सी के साथ किया है तो हम ये कहेंगे कि ये एग्रीमेंट ए की तरफ से ही हुआ है, भले ही ये बी ने किया है लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ ए किया है। तो ए और बी के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट की। मतलब बी अगर किसी चीज़ के लिए लाइबल होगा तो ए भी इनडायरेक्टली उस चीज़ के लिए लाइबल होगा। अगर ए किसी चीज़ के लिए लाइबल है तो बी लाइबल होगा। दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है बिजनेस को कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे फिर से थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगी। अब आता है कि सपोज दैट कि 4-5 पार्टनर हैं पार्टनरशिप में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि चारों पार्टनर या पांचों पार्टनर ऑल आर वर्किंग इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ वर्क कर रहे हों और कुछ सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करके, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करके एज अ स्लीपिंग पार्टनर हों, डोमिनेंट पार्टनर, मतलब ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहे हों वर्किंग में, ऑपरेशन में। तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर भी वो मिल के वर्क कर सकते हैं और उनमें से कुछ सबके बिहाफ में भी परफॉर्म कर सकते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। आपने जब 11th क्लास में बिजनेस पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी को उसके मेंबर से सेपरेट माना जाता है। तो ये फीचर पार्टनरशिप में नहीं होता। पार्टनरशिप वही है, पार्टनरशिप फॉर्म वही है जो पार्टनर्स हैं, मतलब जो लाइबिलिटी फॉर्म पे आती है वो लाइबिलिटी पार्टनर्स की ही मानी जाती है। पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो एक ही माने जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड होती है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पार्टनर्स मिलके एक फॉर्म बनाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। यही एग्रीमेंट कि वो बिजनेस जो करेंगे उनमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा और उनके क्या नेम, एड्रेस, क्या ऑक्यूपेशन है उनके प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, किसको क्या सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, कौन वर्क करेगा, किस टाइम तक वर्क करेगा, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जब एक रिटन फॉर्म में लिखी जाती हैं, एक रिटन स्टैम्प पेपर आप कह सकते हैं, या कोई भी एक जो पेपर एक्सेप्टेबल बाय लॉ होता है, इस फॉर्म में जब ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो इसी रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो पार्टनरशिप डीड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर होता है, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है, या जो पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रही है या प्रपोजेस टू डू जो करना चाह रही है, पार्टनर्स ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ड्राइंग्स कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी क्या होगी, फर्म का ऑडिट होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ें आपको टैक्सेशन में पढ़ने को मिलेगी कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक क्राइटेरिया है कि जब आपका टर्नओवर या फिर जब आपका प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट को एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको अपने अकाउंट की ऑडिट करानी होती है। जैसे कंपल्सरी जो कंपनी होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके लिए ऑडिटिंग कंपल्सरी होती है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक क्राइटेरिया है कि आपका टर्नओवर और प्रॉफिट इतने से एक्सीड करता है तब आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ऑडिटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो सारी बातें उसके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगी।
नेक्स्ट आती है किस दिन से पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। फिर उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आती है तो उसको वो कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे अप्रोच करेंगे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और फिर एक बहुत तगड़ा रूल चलता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और वो आता है गार्नर वर्सेस मुरे रूल। हालांकि जो हमारा सीबीएसई का करिकुलम है इसमें इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर यूपी बोर्ड के बच्चे इसको बहुत डिटेल वे में पढ़ते हैं तो ये क्या है, बस आप इतना जाने रहिए कि गार्नर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल कैसे होगा, ये बात डीड में लिखना होगा किस तरीके से, बाकी क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम अगला टॉपिक, सबसे ज़्यादा इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। इससे या तो आप 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिए एग्जामिनेशन में, या फिर एमसीक्यूज़ का पार्ट बन जाता है। ये अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप कैसे गवर्न होगी। ये टॉपिक कहता है प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप फर्म पे पार्टनर्स पे कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे ये जितने भी कंटेंट हैं इनको आप देख लीजिए, इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। आप रिपीटेडली इनको रीड करते जाइए, आपको इसको लर्न करने के लिए एक्स्ट्रा लोड बिल्कुल भी नहीं देना होगा। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉसेस। In the absence of partnership deed, profit and losses are to be shared in between the partners equally, between or among the partners equally. उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो मैटर नहीं करता। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो फिर चाहे प्रॉफिट हुआ हो फर्म में, चाहे लॉस हुआ हो, वो सारे पार्टनर्स में बराबर बटेगा, चाहे किसी का भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो। सेकेंड पॉइंट है किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। थर्ड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। अब किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट इज फिर हम आते हैं कि नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सैलरी इज और कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। यहाँ पे एंटाइटल्ड है, स्पेलिंग फिर से यहाँ पे एरर है, इसको मैं बेटा सही कर दूंगी। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन। किसी भी पार्टनर को चाहे वो वर्किंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों चाहे ना कर रहे हों, उनको कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अ गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से मिलेगा। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज नो न्यू पार्टनर शैल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब तक कि सारे पार्टनर्स की सहमति ना हो तब तक किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को रोक नहीं सकता कि आप वर्किंग में जो है इन्वॉल्व मत होइए। हर एक पार्टनर बिजनेस के वर्किंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे फर्म FIRM, फिर इस यहाँ पे अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है फर्म। हर एक पार्टनर फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता है और उनकी कॉपीज़ को ले सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये आप जानिए कि ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, ऐसा नहीं कि 3 बजे रात पहुँचे और फिर कह रहे हैं कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, उनकी कॉपीज़ चाहिए। तो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर ये चीज़ें होनी चाहिए। इतना था। अब इसके बेसिस पे आइए एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि आज Day 2 है और एक्चुअली टॉपिक का तो आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है अजय, विनोद और चंद्रा एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं 1 अप्रैल 2019 को। इनकी कैपिटल 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली है। अजय की 3 लाख, विनोद की 2 लाख और चंद्रा की 1 लाख रुपीज़। इसके अलावा चंद्रा ने लोन 1 लाख रुपीज़ का दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को।
और उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। देखिए ये बात यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कौन से टॉपिक से है ये क्वेश्चन। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट टू गाइड देम, इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक किससे है, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से है ये टॉपिक। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको करना है दे फेस फॉलोइंग इश्यूज ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इनके बीच में एक डिस्प्यूट अराइज होता है। अब वो डिस्प्यूट क्या है, अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट अग्री। देखिए प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यहाँ पे लग रही है क्योंकि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, पार्टनरशिप डीड नहीं थी। अजय कहता है कि मुझे 8% पर एनम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बताइए आप दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। आइए ऊपर हम पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। देखिए सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बताइए किसका यहाँ पे किसकी बात सही लग रही है आपको, विनोद और चंद्रा की, कि अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कौन किससे हम अग्री कर रहे हैं, विनोद और चंद्रा के पॉइंट से अग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड टू हिम एट द रेट 10% पर एनम बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे एट द रेट 5% पर एनम। अब देखिए चंद्रा कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन 10% से चाहिए और अजय और विनोद कहते हैं कि 5% से चाहिए। एक्चुअली दोनों ही गलत कह रहे हैं क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम एप्लीकेबल होता है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर ये है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अजय और विनोद कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हमारे कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में चाहिए, जिस रेशियो में हमारी कैपिटल है उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट चाहिए। अब हम देखते हैं कि अजय और विनोद की कैपिटल किस प्रोपोर्शन में है, तो अजय की 3 लाख और विनोद की 2 लाख। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट जो चाहिए वो प्रॉफिट हमें 3:2 की रेशियो में चाहिए और 3:2 की रेशियो में चाहिए। और फिर चंद्रा कहते हैं कि इज़ नॉट एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। चंद्रा कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो कौन किसकी बात सही है, चंद्रा की बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होता है, सब में 1:1:1। 3 पार्टनर हैं, तीनों में बराबर 1:1:1 में बटेगा। नेक्स्ट इज विनोद बीइंग वर्किंग पार्टनर डिमांडेड अ लमसम पेमेंट ऑफ 40,000 एज रेम्यूनरेशन फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट इन एग्रीमेंट। अब विनोद कहते हैं कि क्योंकि मैं वर्किंग पार्टनर हूँ तो मुझे 40% रेम्यूनरेशन चाहिए। आप रेम्यूनरेशन को चाहे कमीशन कहिए चाहे सैलरी कहिए, किसी भी तरीके का पेमेंट रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होता है। तो ये कहते हैं कि मुझे भत्ता एक तरीके से चाहिए 40,000 का। तो इनकी भी बात गलत है क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो कोई भी पार्टनर सैलरी कमीशन किसी भी तरीके के लिए एंटाइटल नहीं होता है। तो ये पॉइंट का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है अजय विड्रॉज ₹50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर द पर्सनल यूज। किसकी बात आ रही है, ड्रॉइंग वाला पॉइंट आ रहा है। पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ करना क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग। विनोद एंड चंद्रा डिमांडेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज टू फ्रॉम हिम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और विनोद और चंद्रा कहते हैं कि अजय से 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। अगेन ये लोग भी गलत हैं क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंद्रा वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन एज अ पार्टनर बट विनोद ऑब्जेक्ट्स टू इट। चंद्रा अपने सन को पार्टनर बनाना चाहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन खिलाफ हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कौन सा प्रोविजन लगेगा, चंद्रा अपने सन को पार्टनर नहीं बना पाएंगे क्योंकि सबकी म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होती है। नेक्स्ट इज यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट एंड हेल्प देम सॉल्व दीज इश्यूज। तो क्वेश्चन हम की लाइन मैंने लास्ट में पढ़ा है लेकिन सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन को आप अपने सेंटेंस में इसके प्रोविजंस को इंक्लूड करते हुए लिखेगा। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। और अब आते हैं अगला टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अब हम लोग थर्ड स्लाइड में कवर करेंगे। और अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि 31 मार्च से
हमारी फर्स्ट क्लास चलेगी। एक्चुअली जो 31 मार्च को हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी और 1 अप्रैल से हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट होगा, ऑफलाइन बैच। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए अगर आप ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल से आ सकते हैं, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे, मिड में ज्वाइन करेंगे, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बाकी अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपके कोई भी अगर डाउट हो या आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, या जो भी आपका डाउट होगा उसे मैं नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लूँगी। ओके, बाय ऑल फॉर टुडे एंड नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। ओके, बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।